जियो का इंटरनेट शाम में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इस वजह से दिक्कत आती है। ठीक, देख रहे हैं बोर्ड पे सब चीज? यस। अब ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या पूछना है, कुछ पूछना है इसमें कि मैंने लिखा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए लिखा है, मतलब मैंने लिखा है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, मतलब वेक्टर तरीके से कैसे लिखते हैं, तो बोलता हूँ मैं एक्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको बोल रहे हैं ए कॉस थीटा, तो उसको लिखा मैंने ए एक्स आई कैप। अगर मैं इसकी वैल्यू यहीं पुट करता तो वैल्यू क्या आती, लिखा है इसको ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ ए को तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और अभी पुष्पेंद्र देखो जरा ध्यान पे, हम एक चीज बता दें यहीं पे कि मैंने बताया ना कम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, कोई भी पॉइंट लिखना होता है तो उसमें आयोटा आता है कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे। यहाँ भी देख लो आयोटा आ रहा चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आयोटा आ जाता है इसमें तो मेरा ये आई कैप ना होकर आयोटा लगता है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है जिसका डिस्टेंस कितना होता है, ए कॉस थीटा आई कैप एक साइन थीटा जे कैप, जिसमें इसका पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसमें आर थीटा मानते हैं। तो थोड़ी थोड़ी वैसी प्रॉपर्टी चल रही है जो मैंने कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज यहाँ भी वही चीज थोड़ा थोड़ा फॉलो हो रहा है। क्लियर है? यहाँ आई कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जे कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल नहीं है, ये आई और जे जो आया है वो कोऑर्डिनेट की वजह से आया है। एक्स एक्सिस को हम लिखते हैं आई कैप से और वाई एक्सिस को लिखते हैं हम लोग जे कैप से, इसलिए आया है आई और जे। इट्स पॉइंट क्लियर? आई होप। हाँ सर। रहने दूं, रहने दूं। अब अगला चीज इसमें निकालेंगे हम लोग एंगल। क्या है हेडिंग? एंगल ऑफ ए वेक्टर। एंगल ऑफ ए वेक्टर का नाम है ए, इसको लिख सकते हैं वेक्टर के तौर पे ब्रैकेट में इस तरीके से। जब भी ए के ऊपर में ऐसे साइन लिख जाए इसका मतलब ये ए क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर के फॉर्म में ए लिखा हुआ है, मतलब इसका डायरेक्शन भी दे रखा होगा, कोई खास डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि एरो हम इस तरह से दिखा देंगे, वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ है तो मतलब एरो इसे दिखा, वेक्टर हमेशा सिर्फ ऐसे ही दिखाते हैं, मतलब बताते हैं सिर्फ ये इसके साथ क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इसमें तो बोलूंगा सिर्फ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे, और डायरेक्शन की बात करूं सिर्फ मैं तो बोलूंगा सिर्फ डायरेक्शन ये है। तो दिखलाने का डायरेक्शन का साथ में मैग्नीट्यूड के साथ इसको लिखते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड भी इसमें है और डायरेक्शन भी इसके अंदर ही है। सर ग्राफ के सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज उसमें रिवर्स हो जाएंगे। तो एंगल जो हमारा कॉस थीटा वो डिपेंड करता है कि एंगल क्या ले रहे हैं आप, तो ये एंगल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी। हम प्लस माइनस साइन यहाँ नहीं लगाएंगे, वो एंगल डिसाइड करेगा। तो सर वो एंगल ऑफ ठीक है, वेक्टर ए है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। जैसे देखो अगर तुम बोल रहे यहाँ आएगा ना तो एंगल ऐसा ही लेंगे हम लोग, इधर से ही लेंगे। हाँ वो तो समझे सर, वो जो ऊपर में जो आप लिखे ए के ऊपर जो एरो है तो वो हाँ एरो है, अपोजिट। हाँ इधर आ जाएगा। और एक्चुअली में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो कहता नहीं है कि वेक्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम उसको अपने सहूलियत के हिसाब से हम उसको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करते हैं। ऐसा कहीं क्वेश्चन मेंशन नहीं रहेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कीजिए, इसका वेक्टर ए है, कंपोनेंट बाकी दोनों ये बना, ऐसा कहीं लिखा नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, और ना एंगल के हिसाब तुम सोच पाओगे ये एंगल सिर्फ 45 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, एंगल 345 है तो भी मैं ऐसा बनाऊंगा फिगर। अभी उसको रहने दो, आगे चलते हैं वहां पे देखते हैं इस चीज को, तो ज्यादा सर ये तो फंस जाएंगे इसमें तो कंपलसरी है आगे ना नहीं। कि उसका क्या? कंपोनेंट ए साइन थीटा और ए हाँ, कॉस थीटा होगा यस हर कौन सा भी यस यस, क्वाड्रेंट में ये रहना। चीज, हाँ चाहे वो कौन से क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, ये चीज नहीं बदलने वाला, यही मुद्दे की बात है हमारा। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं अभी क्या, एंगल निकाल रहे हैं वेक्टर ए का। ठीक है, जिसको लिखते हैं किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, और एंगल इसी दो कोण में लाई करेगा क्योंकि कोण है कितने हमारे पास, चार हैं, दोनों में क्या है एक्स डैश है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई डैश है। तो एंगल क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन का ए एक्स। और फिगर से भी देखने को मिल रहा है हमें,
है ना। अगर मैं फिगर को अच्छे से बना दूं फिर से साफ साफ, थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर वेक्टर ए ये होता और एंगल ये दे रखा होता तो हम कहते हैं ये वाला कंपोनेंट क्या बन रहा है मेरा, ए वाई बन रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन रहा है मेरा, ए एक्स बन रहा है। तो मैं लिखता हूँ अगर टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए वाई है, वही लिख रहा हूँ। लेकिन हम इसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं, तो ए वाई मैग्नीट्यूड में, ए एक्स भी मैग्नीट्यूड में लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड हटा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग साइन नहीं लगाएंगे वेक्टर का, मतलब कि अगर ए वाई लिखा रहे और ए वाई वेक्टर लगा रहे, इसका मतलब ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में दे रखा है। अगर वेक्टर लगा के दे रखा है इसका मतलब ये चीज वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि उस वेक्टर में साथ साथ ये वैल्यू क्या हो सकती है, 5 आयोटा कैप हो सकती है, या 5 आयोटा जे भी हो सकती है, मतलब 5 जे हो सकती है, 5 आई हो सकती है, यानी आयोटा और जे, आई और जे लगा होना कंपलसरी होगा तब। लेकिन अगर सिर्फ ए वाई लिखा है इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मतलब सिर्फ 5 है या सिर्फ 4 है या सिर्फ 3 है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है अगर मैंने लिखा है मोड, यानी मॉडुलस वैल्यू है ए वाई वेक्टर फॉर्म में, ए एक्स वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों का वेक्टर मोड अलग अलग ले लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए वाई अपॉन ए एक्स। चाहे मोड लगाइए, अब नहीं लगाइए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये एंगल हम ले रहे हैं किसके साथ, थीटा एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर हम इसी थीटा को अगर हम वाई एक्सिस के साथ लेते हैं तो क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगा। देखो मतलब ये केस जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ लगा रहा हूं मैं थीटा, तब इतना ले रहा हूं मैं। अब मैं थीटा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ है तो बता दे। नहीं सर। नो सर। अब कह रहा हूं मैं कि अगर एक्सिस मैंने बदल दिया, क्या है, एक्स एक्सिस ना हो क्या, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा एंगल, ये बनाऊंगा एंगल थीटा। वेक्टर क्या है, अभी भी वेक्टर ये यही है। तो अब बोलूंगा जब मैं इसका एक्स कंपोनेंट ले रहा हूं, मतलब इसका जब मैं ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं, ये कौन सा एंगल दे रहा है हमको, ये हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ये कितना है मेरा, तो बोलूंगा मैं ए कॉस थीटा अब इधर हो गया, और ए साइन थीटा इसका ये जो कंपोनेंट होगा तो वो होगा ए साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इस वाले कंपोनेंट को क्या बोल रहा हूं मैं, ए साइन थीटा है, यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर ए साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ मत लिखो, वहां लिखो। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ए वाई की वैल्यू हो गई, और ये किसके इक्वल हो गया, ए एक्स के। तो अब ए एक्स और वाई चेंज कर गया, तो अब जो मैं लिखूंगा टेन थीटा, तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर मेरा, टेन थीटा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन का ए वाई बन जाएगा, क्योंकि थीटा अब है मेरा वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए एक्स मतलब ए साइन थीटा अपॉन ए वाई मतलब ए कॉस थीटा। तो बस हमें यही लिखना था कि ये वैल्यू ए एक्स अपॉन ए वाई थी। वैल्यू पुट के अंदर सीधे टेन थीटा ही आ जा रही है, तो पुट मत कीजिए वैल्यू, सब बस समझने वाली बात है कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये बदला क्यों, क्योंकि मेरा क्वाड्रेंट का एंगल बदल गया, किसके साथ मेजर कर रहे हैं एंगल वो मैटर करता है उसकी वैल्यू डिसाइड करने में, एंगल डिसाइड करने में। तो यहाँ वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसको, ए कॉस ए साइन थीटा, और यहाँ होगा ए कॉस थीटा। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कहता है, मिटा लेते हैं पहले शुरू से, ऊपर से लिखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट चीज है इसमें, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is 25 and angle with x axis is 210 degree। ठीक है, is
एक्सिस इज 210 डिग्री। फिर कहता है देन फाइंड इट्स y component, फाइंड इट्स y component। ट्राई कीजिएगा आप लोग, छोड़ दूं मैं 2 मिनट? नहीं सर, पहला क्वेश्चन आप ही कीजिए, क्या बोलता हो? दो सर वो 1 मिनट देखते की खुद मैं, से। हाँ कीजिए, ट्राई कीजिए। अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज दे रखा है 24 है और 25 है, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे। वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मोड लिया गया है, कितना है? 25 है। एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस, और कहता है उसका जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस कितना दे रखा है? 210 डिग्री। अब जरा एंगल उसका ड्रॉ करके देखते हैं। तो एंगल अगर 210 डिग्री है तो कौन से कॉर्नर में लाई करेगा? फर्स्ट में एंगल आता है 0 से लेकर 90 तक में, यहाँ एंगल आता है 90 से लेकर 180 में, जो यहाँ आएगा एंगल 180 से 270, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी वो यहाँ लाई कर रहा है, वेक्टर ए यहाँ है। क्लियर है बात? यस। अब ये एंगल कितना बन रहा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 210। हमें पूछा गया है कि बताइए उसका एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा हो, तो ये एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस तो यही है, एक्स एक्सिस यही है, तो बोलूंगा एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस नहीं, इस नियर एक्स एक्सिस से पॉइंट्स कितना बन रहा है, तो बोलूंगा ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या लिखूंगा? एक कंपोनेंट इसका होगा एक्स के अलॉन्ग, ये क्या होगा, सॉरी ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर वाला एक्सिस में अलॉन्ग, उसको बोलेंगे ए कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे हम? ए साइन थीटा। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे हम इसमें वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या बना हमारा? ए एक्स आई कैप, फिर लिखेंगे प्लस ए वाई जे कैप। अब वैल्यू पुट करेंगे ए, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, ये जो आपका ए एक्स कॉम्पोनेंट ले रहे हैं हम लोग, तो ये किधर आ रहा है? आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हम इसको शायद क्या लिखना पड़ेगा? हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस नहीं लेना चाहते तो आपको साइन के साथ एंगल आपको 210 लेना पड़ेगा। मैं बता दूं, अगर वेक्टर ए लिख रहा हूँ, अगर ए एक्स लिख रहा हूँ, ए वाई लिख रहा हूँ, अगर इसे कंपोनेंट लीजिएगा ना आप इधर माइनस साइन में, तो आपको 30 एंगल ले सकते हैं। अगर आप 30 लेना नहीं चाहते तो आपको एंगल लेना पड़ेगा फिर, तो फिर आपको एंगल 210 लेना पड़ेगा। जैसा मन चाहे, पहले तो हम वही लेते हैं, 210 लेके दिखते हैं कितना आएगा, 210 डिग्री, और चाहते हैं इसको 210 पे वैल्यू निकालें, तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ से? तो 1 मिनट, हाँ बोलो। सर क्वालिटी रिकॉर्डिंग अच्छा ऑन नहीं है? आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने इंटरनेट का मोड भी चेंज कर रखा है। रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना ऋषिकेश, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू रहता है, फ्लक्चुएशन आएगा, फिर ठीक हो जाएगा कैमरा, रिकॉर्डिंग अच्छी आने लगेगी। ठीक है, बाद बाकी हम चेक करेंगे इसमें, अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्लासेस को शिफ्ट कर देंगे ऊपर वाले बिल्डिंग में जहाँ वाईफाई दे रखा हो। तो देखते हैं, अभी आज भर के लिए देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसा रिकॉर्डिंग होता है, फिर हम उसको कल से ठीक करके वाईफाई चेंज कर देते हैं, क्लासरूम यहाँ से हटा के कहीं और लगा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो cos 210 डिग्री है, तो बोलूंगा cos 210 डिग्री का मतलब हो गया cos कितने एंगल है? पाई प्लस का 30 कर सकते हैं इसको। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है उनके लिए समझ जाने वाली बात है कि अगर मुझे cos 210 डिग्री वैल्यू चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं? पाई प्लस का 30 डिग्री। और मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है बच्चों को तो वहां बताया है कि जब भी वैल्यू पाई से 180 में मतलब पाई प्लस 30 होती है तो बोलते हैं थर्ड पॉइंट में वैल्यू लाई कर रही है, और थर्ड पॉइंट में cos निगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का cos 30 डिग्री, क्योंकि cos पाई पे चेंज नहीं करता है, तो cos पाई पे तो पाई ही रहता है, लेकिन प्लस 30 होने की वजह से ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नहीं tan और cot होता है, तो इसलिए साइन आएगी माइनस की, प्लस 25 इंटू साइन 110 डिग्री।
तो साइन भी लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, तो यहाँ भी साइन आएगी माइनस में साइन 30 डिग्री। अब वापस से 210 है, उसको मैंने तोड़ा है दो तरीके से, लिख सकते हैं यहाँ पे साइन पाई प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन माइनस का 30। तो बात आई समझ में, ये वैल्यू मैंने कैसे पुट किया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ वैल्यू का ही लोचा है। अब ये चीज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जा सकती है, अब मैं क्लास में फीस में पढ़ाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। तो आगे कितनी वैल्यू, माइनस का 25 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस का 25 और इंटू cos sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो वैल्यू आ गई 25/2। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ये हमारा आई कैप है, ये हमारा जे कैप है। -25 √3/2 आई कैप -25 जो भी है एक ही आंसर, वो बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है ना सबको, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी को तरीका एक और हो सकता है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप इसको समझिए इस बात को, कि अगर मैं एक्स को यहाँ पे पहले से मैंने ये समझ लेता कि ये क्वाड्रेंट कैसा है, एक्स एक्सिस निगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी क्या है, निगेटिव है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या बतला रहा है, डिस्टेंस बतला रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस में डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव होता है तो सीधे आप माइनस साइन लगा लीजिए और cos 30 अप्लाई कीजिए, तो भी आंसर आएगी। मैं वो भी तरीका बता देता हूँ सॉल्व करके, पहले इसको फोटो ले लो इसका, फिर मैं वो बताता हूँ कि उसका क्या कंपोनेंट कैसे सॉल्व सर वो करते नीचे हैं। क्या लिखे आप? ये लिखा है मैंने 20, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हो, नहीं इसकी सर, बात कर एकदम रहे हो, नीचे क्या लिखे हैं? उसके नीचे। ये वाला, ये हाँ जो अभी हाँ मिटा दिया मैंने, सर, ये जहाँ पे उंगली 25 रखे इंटू वही रूट है। थ्री, ये वाला पार्ट है 25 इंटू √3/2, ये जो 25 है ना cos 30 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वही मैंने हाँ वैल्यू सर, उसके पुट किया बाद है। में। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना ये चीज, रुक गया, सर अब थोड़ा दिख रहा है कैमरा, क्या, हाँ हाँ हाँ। अब दिख रहा है, हाँ सर, हो गया, लिख लिया। अब जरा क्लियर आ रहा होगा। अब यहाँ दे रखा है 25/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसको लिख दिया मैंने 25/2। इस डिस्टेंस पे रखूं कैमरा को तो ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम लोग को, कंफर्टेबल दिख रहा है, साफ साफ ज्यादा बोर्ड, हाँ सर। यस। ठीक है, इतना ही एक हाइट मिनट रुक रखता हूँ तब। जाइए। हाँ ले लीजिए, हो गया सर। मिटा रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा कि इसी फिगर में आप ये समझिए अब कि हम एंगल को यहाँ 110 ना लेकर के, हम बोले क्वेश्चन में आंसर 110 ही है, लेकिन हम अब इसको डिस्टेंस की तरह से देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं इस वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या लिखूंगा, लिखूंगा वेक्टर ए इक्वल्स टू ax आई कैप प्लस ay j कैप ही होगा। लेकिन जब मैं कंपोनेंट लिखूंगा इसका एक तरीके से वेक्टर ए cos थीटा आई कैप, तो वहां पे आप माइनस साइन लगाइए, क्योंकि ये जो कंपोनेंट किधर आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, प्लस ए वाई मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में, तो माइनस साइन लगाइए, माइनस ए वाई साइन थीटा जे कैप। तो बोलूंगा ये वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड में है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में होनी चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड में है, यहाँ ए एक्स है, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, मैग्नीट्यूड में कितनी है 25 है, तो लिखेंगे -25 इंटू कॉस थीटा। आप जो थीटा पुट कीजिएगा तो आप इसको इस क्वाड्रेंट में लेके थीटा पुट कीजिए, तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू है वो है 30 डिग्री, तो पुट कीजिए cos 30 से आयोटा कैप, फिर ध्यान रखिए 25 इंटू का साइन 30 इंटू जे कैप, तो वैल्यू आ गई -25 और cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 आयोटा कैप -25 इंटू का साइन 30 मतलब 1/2 जे कैप। तो देख लीजिए वैसे भी सेम आंसर आया, अभी भी सेम आंसर आ रहा है, और ध्यान रखना कि ये वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इसमें कोई वैल्यू को यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक नंबर बतला रहा है, ये एक अगला नंबर इंडिकेट कर रहा है। ये जे कैप ऐसे लिखिए, आई कैप ब्रैकेट के बाहर लिखिए, जे कैप इसको लिखिए, आया समझ में। तो ये सेकंड अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। मिटा रहा हूँ।
देखिए नेक्स्ट चीज है इसमें हमारा, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं पर मैं उसको बताने से मैं कतरा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को बताना सही होगा कि नहीं होगा, तुम लोग का लेवल उतना है कि नहीं है। एक बार मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बोलिएगा ओके, अगर नहीं समझ में आए तो बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन को असाइनमेंट में डाल दीजिए, हमको होमवर्क करके दे दीजिएगा इसका सोल्यूशन करके पीडीएफ बना करके। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे मान लीजिए कहता है अ पार्टिकल, सब पिछले वाले क्वेश्चन पर डिपेंड है। हाँ थोड़ा डिपेंडेंट है लेकिन थोड़ा सा हाँ तो एडवांस शायद हो लेवल जाए। है इसलिए, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अ पार्टिकल ऑफ ए मास 5 kg is placed on an inclined plane, ठीक है, on an inclined plane of angle 30 degree, then find out minimum force, apply on the particle, parallel to the inclined plane। पैरेलल सिंबल ये होता है, इसको लिखते हैं हम लोग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो बोलता है सो दैट it remains stationary, ठीक है। अब फिगर क्या दे रखा है, ये है फिगर, ठीक है। अब सर कहता है लास्ट ये में पार्टिकल स्टेशनरी लिखे हैं। स्टेशनरी, हाँ मतलब स्टेशनरी रुका हुआ, स्टेशनरी लिखे हैं, रुका हुआ है, पार्टिकल स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है। अब पार्टिकल ये है मास जिसका दे रखा है हमारा कितना केजी है, 5 kg है। और बोल रहा है कि उस पर अप्लाई करना पड़ता है हमें इंक्लाइन प्लेन में एंगल जिसका दे रखा है 30 डिग्री, ये है इंक्लाइन प्लेन एंगल 30 डिग्री। अब कहता है देन फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स, बोलता है इसको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, ऊपर की तरफ, मिनिमम फोर्स बताइए टू द पार्टिकल टू बी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ताकि वो पार्टिकल इसी जगह पे पैरेलली रुका रहे इंक्लाइन प्लेन के, और रिमेन्स स्टेशनरी मतलब रुकावट के तौर पे। तो इसको नीचे गिरा कौन रहा होगा, इसका वेट mg, क्या गिरा रहा होगा, इसका mg वेट गिरा रहा है नीचे। तो बोलता है कि कितना फोर्स इधर लगाएं ताकि इसका ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अब समझे किस एंगल से लग रहा है कि, हाँ बोलो। सर, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल, समझा देना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है, मान लीजिए एक पार्टिकल इसका मास 5 kg है, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वो एक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है पार्टिकल, जो कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है 30 डिग्री है। देन फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स अप्लाई, तो बोलता है कि कम से कम कितना फोर्स इधर अप्लाई करूं ताकि पार्टिकल पैरेलल रहे इंक्लाइन प्लेन के, मतलब पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही रहे, मतलब इससे जुड़ा ही रहे, इससे नीचे गिरने की कोशिश ना करे, कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं। और ये नीचे गिरेगा क्यों, तो बोलेंगे वेट mg की वजह से, इसके कंपोनेंट होने की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका इंक्लाइन सरफेस है तो इस पे फोर्स लगाएगा कितने का, तो इसका कंपोनेंट मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, करने की इच्छा है किसी को, नहीं होगा, पहला आप क्वेश्चन है, करें इतना सर। हार्ड क्यों पूछना, हम ही कर रहा हूँ। अब कहता है कि अगर ये एंगल 30 है तो ये लाइन इस सरफेस के पैरेलल हो रहा है, मतलब ये जो ऐसा फिगर है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि ये दोनों फिगर ऐसा है एक्चुअली में कि दो, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, उसके सरफेस पे सर इंक्लाइन रीजन। प्लेन ये है, बता रहा हूँ वही तो ये अब समझा रहा हूँ। अब कह रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइन ये है, उसका इंक्लाइन प्लेन ये होगा, तो बोल रहा है कि ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो ये अगर 30 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ हाँ हाँ, हम इसको करस्पॉन्डिंग कह रहे हैं, एक सेकेंड, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो सही है, ये एंगल थीटा होगा, ये इस सरफेस के पैरेलल है ना, तो इसका एंगल जो है वो एंगल इसके एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है ये चीज।
तो ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कितना 150 होना चाहिए पूरा। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, ये चीज इस तरीके से वर्क कर रहा है। जो भी हो आप इसको ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ज्योमेट्री में टीचर बताएंगे आपको इस चीज को कि जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो उसमें आपको ये एंगल जो होता है अंदर का एंगल, ये 30 इक्वल इसकी 30 इक्वल होता है। इन दैट केस जब आपका mg जो है वो आपको बाइसेक्ट कर रहा हो इस दो लाइन को, पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट करता हो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये होगा एंगल कितना होगा हमारा 30 डिग्री होगी। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो अगर मैं इसका 3D डायग्राम बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट पे, तो इसका मास कितना लग रहा है नीचे mg लग रहा है, इधर कितना लग रहा है फोर्स, इस mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा, और इधर का जो फोर्स लग रहा होगा इसको, जो इसको नीचे फोर्स लग रहा है गिराने में कोशिश कर रहा है, उसका लग रहा है कंपोनेंट mg sin थीटा लग रहा है। तो ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, मिनिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को। तो वैल्यू लिखूंगा F मिनिमम इक्वल्स टू mg sin थीटा के इक्वल, और ये जो कंपोनेंट जा रहा है इधर, ये किसके अलोंग है, पैरेलल है एक्सिस के प्लेन। तो इसको लिख रहा हूं मैं, ये है मेरा x एक्सिस, इसको नाम दे रहे हैं, और इसको नाम दे रहा हूं मैं y एक्सिस है। तो हम बोलेंगे फोर्स का कंपोनेंट कितना मिला हमें, तो लिखूंगा फोर्स का कंपोनेंट मिल रहा है हमें, एक मिल रहा है mg cos थीटा आई कैप प्लस mg sin थीटा j कैप। अब ये m पता है 5 है, तो इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, mg cos थीटा mg sin थीटा वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, मास हो गया 5, g की वैल्यू हो गई 9.8, sin थीटा, थीटा कितना है 30, sin 30 वैल्यू 1/2, जो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम g को 9.8 भी ले सकते हैं और इसको हम लोग 10 भी ले सकते हैं, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 10 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वैल्यू आ रही है 25, तो बोलेंगे 25 आई कैप प्लस, अब जब पुट करूंगा, सॉरी ये cos थीटा है ना, तो cos की वैल्यू में आएगी sin 30 कितनी होती है, cos 30 √3 आती है, तो इसको मैं लिखूंगा √3 आएगी ना, √3/2, तो 25 √3 आई आएगी, 25 सर √3 आपने आई कैप मैंने, सर आपने G10 लिया है। हाँ G10 लिया है 9.8, हम उसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए g की वैल्यू 9.8 न लेकर के 10 भी ले सकते हैं। तो 25 √3 आई कैप प्लस 25 j कैप आएगा इसका आंसर। तो बोलता है मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उस पार्टिकल को रोकने के लिए, तो बोलेंगे इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसका y में लग रहा है, कितना लग रहा है 25, तो बोलेंगे वैल्यू जो है रिपल्सन फोर्स का वैल्यू होगा -25 j कैप, तब ये इस चीज को रोक पाएगा, मतलब उसको स्लाइड होने से रोक सकता है। आया समझ में। तो यहाँ पे कंपोनेंट देखा गया, क्योंकि हमने एंगल हमारे पास एक बार x में लिया गया कंपोनेंट, एक बार y में लिया गया है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हमें i और j के हेल्प से ही ऐड करना पड़ता है, या उसको हमें लिखना पड़ता है वेक्टर तरीके से। यही उसका एग्जांपल है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई प्लेन सरफेस होगी, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां बोलूंगा जो उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक बार लेते हैं cos थीटा, एक बार लेते हैं sin थीटा। हमेशा एक कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होता है cos, और नीचे होगा y sin थीटा। मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, किसी को फोटो खींचना तो खींच लीजिए। सर लिख लिया। ठीक, एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा घर पे। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंक्लाइन सरफेस है, ऑब्जेक्ट है, ये जुड़ा हुआ है एक पुल्ली से, और इधर ऑब्जेक्ट लटका हुआ है मेरा m, इधर है मेरा 5 kg का। तो हमसे पूछा है, अगर ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हाँ बोलो। क्वेश्चन कहाँ से सर दे रहे हैं आप? अपने नोट से दे रहा हूँ। सो दैट
द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अब कहता है ये फिगर में बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता नहीं है, ठीक है, पता करो, फाइंड आउट द मास ऑफ एम। इसलिए पता करो, हमें ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जो है पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो उसका मदद कीजिए कि आपको इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना मास होगा जो इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम में रेस्ट में रोक रखा है, ठीक है। और हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट जो लटका हुआ है उसका मास कितना है। इमेजिन हो रहा क्वेश्चन, तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। इसका वेट mg लग रहा होगा, इधर एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना लग रहा होगा इधर। एक बार ट्राई करना, इमेजिन करना, इसको फिगर फोटो खींच लीजिए, फिर ट्राई कीजिएगा इसको। नहीं होगा कल डिस्कस करूंगा इसको मैं। सर वैल्यू ऑफ के बाद क्या लिखा है वर्ड समझ नहीं आ रहा है। द वैल्यू ऑफ मास m है, ये मास लिखा है, मास MASS, मास m, सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग द वेक्टर एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब कहता है इसमें बेसिक चीज, मान लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है, उसमें दो कोई दूसरा वेक्टर बी जुड़ा हुआ है, तो उसका जो रिजल्टेंट कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सी वेक्टर की तरफ से। अब इसको फिगर में समझते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, तो वेक्टर सी क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सही बोल रहा हूं मैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाइए। अगर वेक्टर का एक्शन ए इधर है, बी का एक्शन ये है, तो हम इसको वेक्टर को ए को ऐसे लिखेंगे और बी वेक्टर को ए वेक्टर पे स्लाइड कराएंगे, और इनका रिजल्टेंट जो लिखेंगे तो इसके टेल से इसको हेड से जोड़ेंगे, ये है इसका रिजल्टेंट। तो बोलते हैं कि जब भी कोई वेक्टर दो लिखना है और बोले दोनों का जोड़ना हो, तो पहले वेक्टर का जो हेड है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं उसका टेल। फिर इस वेक्टर का जो टेल है वो ये है टेल, और इस वेक्टर का जो हेड है वो ये है हेड। तो हम लोग बोलते हैं कि इस वेक्टर का जो हेड है वो पिछले वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। तो मैं इस वेक्टर को इस पे स्लाइड ओवर करवा रहा हूँ क्योंकि लग रहा इधर ही है, तो ऐसा सिचुएशन पहले आया होगा जहां इस वेक्टर के ये वेक्टर जो होगा इसके टेल से जुड़ा हुआ होगा, ये सिचुएशन पहले हुआ होगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर का जो ये हेड है वो नेक्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तब हम बोलेंगे दोनों वेक्टर आपस में एक ही लाइन में है। क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तब हम बोलेंगे उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बोलेंगे जो पहले वेक्टर को किसी सेकंड वेक्टर के पहले वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ दे, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले वेक्टर का जो टेल है ये है टेल, और जो सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो ये हेड है, उसको जो जोड़ दे लाइन को उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको लिखते हैं किस तरीके से, इसको लिखते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है बात, इतनी सी बात दिमाग में गई सबके। यस हम डेफिनेशन में पॉइंट्स में लिखवाएंगे, बेसिक चिंता नहीं करो, बस समझने वाली बात जो थी हमने बताया यहाँ पे, अब उसको पॉइंट में भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर का तरीका क्या होता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वेक्टर के टेल का और दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये तीनों एक साथ एक ही सिस्टम में है। तो हम किसी भी सिस्टम में वेक्टर ऑफ एडिशन निकाल रहे हैं, बिता रहा हूं। ये बेसिक मतलब हुआ कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। अगला टॉपिक है इसमें हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। अब क्या कहता है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन कहता है इफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर। मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में
अगर दो साइड ट्रायंगल का दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये है वेक्टर ए जो कि एक ट्रायंगल का एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है वेक्टर बी जो कि एक ट्रायंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है देन द सेम ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब जो पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए, दैट इज मीन बाय द सेम ऑर्डर। देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज अपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ इट रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो बोला इन दोनों के बाद जो तीसरा साइड बच गया वो ये साइड है, वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट को इंडिकेट करता है थर्ड वेक्टर। इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, दैट इज द थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर इन सच अ मैनर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। क्लियर है बात? फिगर देख के आया, समझ में आया? इसका एक और भी फिगर बना देता हूं। अगर मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी इस तरीके से हो और वेक्टर सी इधर उल्टा हो जाए, ऊपर ना जाकर के अगर वो नीचे आ जाए, तो बोलेंगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ऐसे भी सोचो, अगर मैं सी को उधर लेके जाता तो वो क्या होता? प्लस में ए इक्वल टू सी था, लेकिन अगर मैं उधर माइनस में सी आ जाएगा, तो यानी अगर माइनस में सी आएगा, इसको मैं रिवर्स करूं, ए प्लस बी, इस सी को उधर ले जाता हूं तो क्या होगा? ये माइनस का सी। तो अगर वेक्टर में सी इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन को, अगर इसका डायरेक्शन इधर ही है और साइन माइनस का है, मतलब कि वेक्टर सी ऐसे है, अगर माइनस सी हो रहा है तो वैल्यू वैल्यू क्या होगी? एरो इधर में लग के क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। तो उस केस में भी ये वेक्टर एडिशन है वो रूल फॉलो कर रहा है। मैंने क्या कहा कि वेक्टर सी को अगर उस तरफ ले जाओ तो साइन क्या होगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस सी वेक्टर इंडिकेट करता है कि ये साइक्लिक वेक्टर बन गया। तो साइक्लिक वेक्टर के केस में हम बोलेंगे तीनों का सम इक्वल होता है 0 के। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें किसी को आपत्ति है क्या? उसको आप देखोगे फिर बाद में, ये तो और आसान है वैसे, नहीं सर। लेकिन इसको अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ऋषिकेश, आया समझ में ये बात कि अगर प्लस ए ले रहा हूं तो वेक्टर डायरेक्शन इधर हो रहा है, अगर मैं माइनस ए लेता तो वेक्टर डायरेक्शन भी बदल जाता। क्या होता? डायरेक्शन फिर इधर हो जाता, ये होता माइनस ए। तो उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाता है? अलग चेंज हो जाता, सारा चीज अलग होता है। तो अगर वेक्टर का आगे डायरेक्शन का प्लस का साइन है तो वो प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। अगर दे रखा फिगर तो ऐसे ही बनाएंगे, अगर नहीं दे रखा फिगर तो आप उसको प्लस ए जिधर लीजिएगा उसके अपोजिट माइनस ए हो जाएगा। वैसे थोड़ा इतना जल्दी नहीं बताना चाहिए तुमको ये बात, थोड़ा सा डाइजेस्टिंग कम हो या नहीं हो पता नहीं। डाइजेस्ट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आगे मिलेगा ऐसा, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी चल के, आगे चल के, जहां तुमको ये प्लस माइनस का साइन बहुत समझना पड़ेगा। बस अब ये देखो कि अगर मैंने ए बी और सी, अगर तीनों का डायरेक्शन मैंने सेम ऑर्डर में रखा है, सेम ऑर्डर का मतलब ए का डायरेक्शन जो है वो बी का डायरेक्शन भी सेम ही है और सी का डायरेक्शन भी सेम ही ऑर्डर में हो जाए, तो तीनों को जो जोड़ रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। तो बोलेंगे अगर ए बी सी ऑल इन सेम डायरेक्शन, या बोलेंगे सेम ऑर्डर हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इस केस में अभी सेम ऑर्डर नहीं है। ए का डायरेक्शन क्या दे रखा है मेरा? इधर दे रखा है, ये है ए, और बी किधर है? इधर है, लेकिन सी का डायरेक्शन क्या इधर नहीं है, सी इसी के डायरेक्शन में इधर है। तो अभी हम करें सी रिजल्टेंट है, यहाँ सी क्या दिखला रहा है? हमारा रिजल्टेंट दिखला रहा है। अगर सी अगर ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे होता तो वो रिजल्टेंट नहीं रहता, तब वो ऐसा साइक्लिक वेक्टर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, इसको बोलेंगे साइक्लिक ऑर्डर या बोलेंगे साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन। सर साइक्लिक ट्रायंगल ऑर्डर रूल, ऑफ, हाँ बोलो। सर ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में ये सब टाइप है क्या? कितने तरीका का नहीं, फिगर है? ट्रायंगल रूल में बस एक ही रूल होता है, बस यही होता है, कोई टाइप को डिसाइड नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो बिगड़ जाए तो हालत ऐसी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, टाइप इसमें कुछ नहीं होता कि टाइप 1 टाइप 2, टाइप एक ही है। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि बस अगर साइक्लिक ऑर्डर ना हो करके, अगर ऐसा ऑर्डर ना हो करके अगर ऑर्डर बिगड़ जाए तो आंसर 0 आएगा उस केस में। ओके सर। मिटा रहा हूँ।
नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, रूल ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है? इफ two sides of a parallelogram represent two sides of parallelogram represent two vectors, then the diagonal of the parallelogram then the diagonal of the parallelogram represent the resultant vector, the resultant of both vector। तो बोलेंगे मान लीजिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और बोलता हूँ डायगोनल। अच्छा, अब बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम होता कैसा है? इस शेप का होता है। थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में? इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। अब कहता है कि ये साइड जो है हमारा थर्ड, ये वाला साइड, अगर ये दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से इस वेक्टर को बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, तो बोलता है इसका डायगोनल जो होगा, डायगोनल मतलब इसको बोल रहे हैं डायगोनल, तो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों वेक्टर के डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। यही लिखा हुआ स्टेटमेंट में यहाँ पे, द डायगोनल रिप्रेजेंट द पैरेललोग्राम ऑफ रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ वेक्टर। ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो सी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है? हमको शेप का ट्रायंगल का दिख रहा है। तो अगर इसी शेप को अगर मैं बढ़ा दूं इस तरह से, तो अब किस शेप बन गए? दोनों पैरेललोग्राम बन गया। इसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक ट्रायंगल का ही पार्ट होता है। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को अगर मैं दो पार्ट में अगर मैं इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, ये हो गया वेक्टर सी। अगर मैं इसी वेक्टर को ऊपर एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ये लाइन को पैरेलली एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वेक्टर ए जो नीचे में है वही वेक्टर ए इसका डायरेक्शन भी होगा, और जो वेक्टर बी है वो वेक्टर बी इसको भी कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके मतलब उसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्या है? सी ही है कि नहीं? चाहे वेक्टर ऐसे ए लिखा रहे या उसको डायरेक्शन में ऐसे देखूं, तो वेक्टर ए यही बन रहा है। और वेक्टर बी ये दे रखा हो, तो अगर मैं वेक्टर बी इसको बोलूं तो भी ये चल सकता है। तो अगर वेक्टर बी ऐसे लिखा हो, ए ऐसे लिखा हो, सेम ऑर्डर में है दोनों, रिजल्टेंट क्या होगा? सी ये बनेगा। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ए ये है, बी ये है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं दो स्टेटमेंट तरफ से, एक लिखा हूं ए प्लस का बी इक्वल्स टू सी, कोई डाउट नहीं है। फिर कहता हूं अगर बी प्लस का ए करूं, बी प्लस का ए करूं, तो भी वेक्टर क्या मिलेगा? हमें सी ही मिलेगा। तो दोनों ही केस में डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर को। आ रहा है बात समझ में? ये कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं सर। ठीक, मिटा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है, ये तरीका है, उसको डिराइव करेंगे। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट को समझ में आया हम लोग को, लेकिन जो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे उसको समझते हैं हम लोग। सर सबके फिगर में एडिशन ही मैंने कहा ना कि हम लोग वेक्टर के एडिशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि स्केलर में एडिशन होता नहीं है, वो सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। सिर्फ वेक्टर में ऐसा है कि उसमें वेक्टर रूल ऑफ एडिशन लगाना पड़ता है, और ये सब वेक्टर के लिए इसलिए पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। सर रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी है ना? अभी उस पर पहुंचे नहीं। हाँ, फॉर्मूला वही डिराइव करने वाले हैं अभी। अब कहता है पॉइंट नंबर 4, वही रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। हेडिंग क्या है इसमें? द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका नाम है आर बोल रहे हैं हम लोग, आर ही होना चाहिए। इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर A and B, if the angle between A and B vector is theta, then their resultant वेक्टर इज, मान लीजिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी ये, वेक्टर ए ये, उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। हमसे पूछता है कि इन दोनों से बनने वाले रिजल्टेंट वेक्टर का बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कहा वेक्टर ए ये दे रखा है इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी ये दे रखा है, इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन मुझे नहीं पता है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ रिजल्टेंट को तो ये रिजल्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी जो है वो सेम ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। अगर वेक्टर ए ऐसा है, अगर बी ऐसा है, तो हमें बी को एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा। अभी ऑर्डर में नहीं है दोनों एक जैसे, क्योंकि इसका जो हेड है, टेल है, वो इसके हेड से जुड़ना चाहिए, मतलब बी को हमें ऐसे लाना पड़ेगा, तब बोलेंगे ए और बी एक सेम ऑर्डर में आया। ये फिगर सही है, ये फिगर रॉन्ग हो गया। अब बोलूंगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो बोलूंगा ये बनेगा। अब कहता है क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आर, द एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज थीटा। बोल रहा है कि ए और बी के एंगल कितना बन रहा था, थीटा। तो थीटा पहले भी ये था थीटा, तो अब इसको थीटा क्या बनेगा, ये थीटा यहाँ बन जाएगा थीटा। मतलब ए अभी भी ए यही होना चाहिए और बी यही होना चाहिए, तो रिजल्टेंट कितना बन रहा है, आर बन रहा है। तो उसके बीच के एंगल जो बनेगा उसको नाम देंगे हम लोग अल्फा, क्योंकि थीटा क्या है, ज्यादा बड़ा एंगल है, जो कि यहाँ भी थीटा ही बन रहा है। लेकिन हम इस थीटा की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इस थीटा को इक्वल ही मान रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइन मैंने पैरेलली ड्रॉ किया है। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल द इंटरसेक्टिंग लाइन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर मैं कहूं कि पैरेललोग्राम क्यों पढ़ाया गया, पहले यही रीजन है कि पैरेललोग्राम बताया गया किसी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करता पैरेललोग्राम लो तो नहीं बन पाता, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक ऑर्डर में आएंगे। और उनके बीच का एंगल क्या दे रखा है, थीटा, क्वेश्चन के मुताबिक। और पूछता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा मैंने एज्यूम किया अपने मन से, और थीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, इसको अल्फा मान रखा है, ये थीटा मान रखा है, वेरी गुड। अब मैंने इस बी वेक्टर को कंपोनेंट तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इसका वेक्टर तो पता है, लेकिन बी वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के अलॉन्ग हमें निकालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमें रिजल्टेंट के लिए इसका जुड़ना इसके साथ जरूरी है। कहने का मतलब है कि मैं अगर ए और बी को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे बी वेक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसके अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग? और इस लाइन के अलॉन्ग। तो वो कब आएगा, वो ऐसे आएगा। तो बोलूंगा इसका कंपोनेंट एक होगा बी एस कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और एक होगा यहाँ पे बी साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग बी एक्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग बी वाई। क्लियर है बात? तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट क्या बना, तो बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट बना एक्स में, तो ये बना पूरा, तो लिखूंगा ए वेक्टर प्लस का बी कॉस थीटा, ये बना हमारा एक्स में आर एक्स। और आर वाई में क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट वाई में क्या बना, तो बोलेंगे सिर्फ बी वाई साइन थीटा। क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा। ऐसे लिखिए या इसको लिखिए इस तरीके से, बी एक्स बना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर एक्स बन गया, आर वाई मिल गया। ये क्या है, जे में, ये है मेरा आई में। तो बोलता है रिजल्टेंट हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो बोलूंगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये बन गया रिजल्टेंट आर का वेक्टर फॉर्म में। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसका मोड ले लेंगे। तो मैंने बताया था मोड कैसे लेते हैं, जब दोनों साइन और कॉस में हो तो दोनों का क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग एडिंग करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस का 2 बी स्क्वायर प्लस का 2 AB कॉस थीटा। जब इसको आप स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो ये वैल्यू आती है।
करके देखिएगा, सेम आंसर आएगी 100%, 110%। अब कैसे आती है एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ कैसे आती है, इतना सोचने की बात नहीं है। जैसे कि आपको करके दिखाता हूँ मैथमेटिकली, इसको स्क्वायर करो तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2ab कॉस थीटा आएगा। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, फिर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो आएगा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ना है साथ में, तो यहाँ पे आएगा हमारा, सॉरी ये साइन आएगा ना, यहाँ आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलूंगा यहाँ भी साइन स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा बी स्क्वायर एक बार, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी 1, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एडिंग करना मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत रख के आप कर सकते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग करके आपको सेम आंसर आएगी। अंडररूट क्यों आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो ये अंडररूट स्क्वायर आती है, तो स्क्वायर को इधर लगा दिया मैंने, अंडररूट आ गया इस तरफ। फोटो खींच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कम से कम इसको अभी 20-25 बार यूज करेंगे कल से क्लास में हर दिन, ठीक है। चाहो तो एक चीज यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे आप तुम a प्लस का b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का b साइन थीटा, चाहे तुम ऐसे भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन मैंने जो रिजल्ट लिखा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखने के कंपेयर में, हमें सिर्फ रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये भी इसी का एक ही मतलब बता रहा है जो मैंने करके दिखाया यहाँ पे। चलूं आगे, यस सर। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं एंगल, उसका फिर छोड़ दूंगा। ये मैंने क्या निकाला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है। अब मैं अगला चीज निकालूंगा रिजल्टेंट का एंगल थीटा की वैल्यू, रिजल्टेंट मतलब सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा तो किसका एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट के बीच का एंगल और ए के साथ कितना है, अल्फा है। तो फिगर आने दो, बस हेडिंग चेंज कर देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडिंग एंगल ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला, मैंने लिखा था अभी ए एक्स इक्वल्स टू, लिखा था मैंने ए एक्स मतलब सॉरी आर एक्स लिखा था ना मैंने, आर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस का बी कॉस थीटा, फिर लिखा था मैंने आई कैप था, फिर मैंने लिखा था आर वाई इक्वल्स टू ए नहीं बी साइन थीटा था, फिर लिखा था मैंने जे कैप। अब तुम बताओ मुझे चाहिए थीटा यानी सॉरी अल्फा चाहिए, तो अल्फा किसके मिलेगा हमें, ये बेस लेना पड़ेगा, ये हाइट लेना पड़ेगा, तो लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम से tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, बेस क्या है a प्लस का b cos थीटा। ध्यान बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वेक्टर b का क्या लेना था, एंगल दे रखा था, उससे हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ा, उसीलिए मैंने लिया है bx b cos थीटा और b sin थीटा अलग से लिया है, इसी वेक्टर b का कंपोनेंट मैंने तोड़ के, चलेगा बात। तो यही हमारा वैल्यू आ गई tan अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है, रिजल्टेंट एंगल विथ एक्स एक्सिस, या बोलो वेक्टर ए के अलोंग, द रिजल्टेंट एंगल विथ ए वेक्टर के अलोंग, ज्यादा सही लगेगा। सही है, इतना तो मैं बात को रखते हैं, आज कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या हैं, वहां से क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने लगेगा। ये बेसिक चीज था जितना हम बता दिया आज। कुछ पूछना है इससे पहले तो बता दीजिए। हाँ सर, इंटीग्रल के क्वेश्चन पूछने थे ना, है कि नहीं, पूछना है कि नहीं पूछना है, सर अभी सॉल्व नहीं किए हैं, क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछने हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछने हैं, क्यों बैठा है ऋषिकेश, इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बनाए नहीं है, रहने दीजिए। अगर बोलोगे तो हम एक दिन छोड़ देंगे, और संडे कल है, आराम से इंटीग्रेशन क्वेश्चन कीजिए, कल हमसे पूछिए, डिस्कस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। अगर क्वेश्चन किए तो पूछो, नहीं किए तो कल तक का टाइम देते हैं हम, नहीं किया कल छुट्टी है वैसे, ठीक है। तो परसों मंडे क्लास होगी, वहां पे पूछ लीजिएगा इंटीग्रेशन हमसे, ठीक है पुष्पेंद्र, ठीक है सर, ठीक है। बाद बाकी हैप्पी रक्षाबंधन सबको, हाँ बाय, रक्षाबंधन हैप्पी, हैप्पी रक्षाबंधन सब लोग Same to you, sir. बहन लोगों से, हाँ सेम टू यू।